मेजोरिटी में हुआ था प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। आगे बढ़े हम लोग। आज हम लोग जैसे प्रधानमंत्री टॉपिक देखेंगे। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब किसका हिस्सा है? सरकार की कार्यपालिका का। तो सरकार के 3 अंग है, मैंने आपको बताया था, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो कार्यपालिका का जो इनमें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, इन आम बोलचाल में सरकार कहते हैं। तो इसके सबसे शीर्ष पर होते हैं राष्ट्रपति, जो संवैधानिक प्रधान होते हैं। और लेकिन वास्तविक सत्ता किसमें निहित होता है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में निहित होता है। तो उसी पर टॉपिक पर अभी आज हम डिस्कस करेंगे। समझ रहे? तो हमारा टॉपिक वही होगा, प्रधानमंत्री। देखेंगे आप एग्जाम दोनों पर क्वेश्चन आता है। हालांकि आजकल इन दिनों इस टॉपिक पर क्वेश्चन कम आ रहा है। जैसे आपको मैंने बताया था, राष्ट्रपति पर भी बहुत क्वेश्चन नहीं आया है। 2015-16 के बाद इधर नहीं आया है, लेकिन टॉपिक इम्पोर्टेंट है और जीएस में भी ये टॉपिक बनता है और उसमें ये क्वेश्चन आता है। तो आपको मैंने टॉपिक कराना है यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव हम लोग कहते हैं संघीय कार्यपालिका। तो संघीय कार्यपालिका में कार्यपालिका के शीर्ष पर कौन होता है? जो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्यपालिका का डीजी और हेड। डीजी और हेड हो गया। और डिफैक्टो हेड कौन हो गया? डिफैक्टो का मतलब होता है वास्तव में, मतलब हेड कौन हो गया? डिफैक्टो हेड हो गया प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद। हो रहे मंत्रिपरिषद हो गया। तो दिस इज द बेसिक पॉइंट जो इस पर हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। समझ रहे? आपको मैंने बताया था कि इस अनुच्छेद 52 से शुरू हो जाता है 78 तक। पूरा का पूरा किससे संबंधित है? संघीय कार्यपालिका से संबंधित है। अगर इसमें आप समझ लीजिए 52 से लेकर 73 या 73 तक ही मोटा मोटे मान लीजिए, ये होगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान होगा। और 74 से 78 तक जो है वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, ये सब जो है इससे रिलेटेड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वगैरह से रिलेटेड। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में भारतीय संविधान में समझ रहे हैं, कार्यपालिका के शीर्ष पर राष्ट्रपति है, जिसमें समस्त कार्यकारी शक्ति निहित है। लेकिन राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। वास्तविक सत्ता किसमें निहित होता है? प्रधानमंत्री में निहित होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रधान होता है, जबकि सरकार का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। समझ रहे हैं? तो इस टॉपिक पर हम लोग अभी, राष्ट्रपति वाला टॉपिक पिछले क्लास में हमने बताया था आपको कि राष्ट्रपति को भारतीय संविधान द्वारा व्यापक अधिकार दिया गया है, व्यापक शक्तियां दी गई है, लेकिन उसे अंतः शक्ति नहीं है। समझ रहे हैं? उसे सम्मान दिया गया है, प्रतिष्ठा दिया गया है। वास्तविक सत्ता किसकी, शक्ति किसके पास है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है। क्योंकि भारत संसदीय लोकतंत्र अपनाया है, और संसदीय लोकतंत्र में क्या होता है? सत्ता जो होता है मंत्रिमंडल में निहित होता है, मंत्रिपरिषद में निहित होता है। जैसे संसदीय शासन प्रणाली को हम लोग क्या बोलते हैं? कैबिनेट शासन प्रणाली इंग्लैंड के संदर्भ में कहा जाता है। और संसदीय शासन प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं? कुछ मायने में जब प्रधानमंत्री कुछ जरूरत से ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है तो उसको हम लोग प्रधानमंत्री प्रणाली भी बोल सकते हैं। और अध्यक्षात्मक प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रपति प्रणाली, जैसे कि अमेरिका में देखने को मिलता है। तो लोकतंत्र के 2 रूप हो गए, एक हो गया संसदीय लोकतंत्र, एक हुआ अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। जो संसदीय लोकतंत्र को प्रधानमंत्री शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र को राष्ट्रपति शासन प्रणाली कह सकते हैं मायने में। समझ रहे? सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रधान है, उसमें संविधान द्वारा समस्त कार्यकारी शक्ति निहित होता है। और इसके अलावा विधायिका का अंग होता है। इसके अलावा भारत का प्रथम नागरिक होता है, वह निर्वाचित प्रधान है। हमारे, क्योंकि भारत गणराज्य है, उसे क्षमादान का अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श का अधिकार है, वह सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है, उसे कूटनीतिक अधिकार है। जितने भी भारत में संधि समझौता होते हैं उसी के नाम से होते हैं।
और विषम परिस्थिति में जब देश में संकट की स्थिति होती है तो उसे आपातकाल का भी अधिकार दिया गया है। तो इस हिसाब से देखा जाए राष्ट्रपति का भारतीय संविधान में व्यापक अधिकार दिया गया है, लेकिन ये अधिकार केवल संवैधानिक मात्र है, वास्तविक में नहीं है। वास्तव में अधिकार किसके पास? मंत्रिपरिषद के पास है, जिसका नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो आपको ना अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसको आपको पढ़ लेना चाहिए। उससे क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम में भी और मेंस में भी। क्लियर है? प्रीलिम में क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव और मेंस में क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्टिव। समझ रहे हैं? सो दिस इज द बेसिक पॉइंट जो मैंने पिछली बार क्लास में जो राष्ट्रपति पढ़ाया उस टॉपिक को तो फिर अभी करने का कोई सेंस नहीं है। अभी हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं प्रधानमंत्री के बारे में। मैंने आपको बताया कि संसदीय शासन प्रणाली चूंकि भारत अपनाया है, तो संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, मतलब आप समझ लीजिए राष्ट्रपति का व्यापक राष्ट्रीय प्रधानमंत्री का बड़ा असाधारण भूमिका होती है। हम लोग का शासन प्रणाली क्या है? हम लोग का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है कि नहीं? तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम लोग क्या देखते हैं? इसमें हम लोग देखते हैं कि जो मतलब होता है कि वास्तविक सत्ता किसमें निहित होता है? मंत्री परिषद में निहित होता है। राष्ट्रपति क्या हो गया इसमें? देखिएगा डीजीओर और इसमें कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं। इसमें डीजीओर होता है और डिफेक्टो होता है। हमारे डीजीओर कौन हो गया? डीजीओर हो गया प्रेसिडेंट। समझ रहे? इसको सैद्धांतिक महत्व कह सकते हो, संवैधानिक रूप से। और ये हो गया प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सेट्रा। समझ रहे कि नहीं समझ? दिस इज द बेसिक पॉइंट। सो ये जो मैंने आपको बोला, ये जो होता है राष्ट्र का प्रधान है। ये क्या है? राष्ट्र का प्रधान है। और सरकार का प्रधान कौन हो गया? सरकार का प्रधान हो गया प्रधानमंत्री। सरकार का प्रधान हो गया, संघीय सरकार का प्रधान हो गया राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। अनुच्छेद 74 से 78 तक, आर्टिकल 74 किससे संबंधित है? आर्टिकल 74 कहता है एक काउंसिल मिनिस्टर होगा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। मतलब इसमें क्या है? प्रोविजन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रोविजन है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रोविजन हो गया। आर्टिकल 75 में क्या होता है? आर्टिकल 75 में जो प्रोविजन है कि मंत्री परिषद जो होता है वह लोकसभा में बहुमत बने रहने तक सत्ता में बना रहता है। समझ रहे? मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान वगैरह वगैरह। मंत्री परिषद में जब तक मंत्री परिषद का लोकसभा में बहुमत होगा तब तक वो पद पर बना रहेगा। बहुमत खत्म होगा वह पद से समाप्त माना जाता है। क्लियर है? दिस इज द बेसिक पॉइंट। 76 में है क्या है? अटॉर्नी जनरल का है। 76 इससे संबंधित नहीं है, लेकिन चूंकि भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी माने जाते हैं इसलिए वो अटॉर्नी जनरल के बारे में हो गया। आर्टिकल 77 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 77 जो है इसमें कार्यकारी पुनर्गठन का अधिकार है। मतलब इसमें नए मंत्रालय का निर्माण, एक मंत्रालय को दो भागों में बांट देना, दो विभागों को एक भागों में बांट देना। ये जो है ना कार्यकरण, कार्य संचालन, कार्य विभाजन और कार्य संचालन संबंधी अधिनियम का प्रावधान करता है। कार्य विभाजन और कार्य संचालन, जैसा कि कल आपको मैंने बताया था, केंद्र सरकार का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम संपन्न होता है और राष्ट्रपति को अपने नाम संपन्न होने वाले कार्य के संबंध में, कार्य विभाजन और संचालन के संबंध में अधिनियम बनाने का अधिकार होता है। तो आर्टिकल 77 के तहत ही राष्ट्रपति जो होता है कार्य संचालन और कार्य विभाजन संबंधी अधिनियम बनता है। और आर्टिकल 78 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया भी था कि आर्टिकल 78 जो है ना ये वास्तव में राष्ट्रपति को कार्यकारी अधिकार दे देता है। कैसे कार्यकारी अधिकार देता है? या राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वह प्रधानमंत्री से रिपोर्ट, प्रशासनिक मामले, विधायी मामले में रिपोर्ट मांगे। वह अतिरिक्त मतलब रिपोर्ट दे जाने के बाद भी अतिरिक्त जानकारी की मांग कर सकता है। वह वैसे मामलों को मंत्री परिषद के समक्ष रखने के लिए कह सकता है जिसमें मंत्री ने निर्णय ले चुका है लेकिन मंत्री परिषद द्वारा निर्णय होना शेष है।
उस परिप्रेक्ष्य में आप देखते हो आर्टिकल 78 जो है ना, ये प्रधानमंत्री को कर्तव्य देता है कि वह राष्ट्रपति को सूचना दे, जानकारी दे, मांग किए जाने पर उनके आदेशों का पालन, निर्देशों का पालन करे। और 78 जो है उधर राष्ट्रपति को वास्तव में कार्यकारी अधिकार देता है। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो आर्टिकल 74 से 78 आर्टिकल जो है ये बहुत सिग्निफिकेंट है। इसके अलावा इसमें जो है 2003 में जो 73वां संविधान 2003 में आप देखते हो 91 संविधान संशोधन हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ, 91वां संविधान संशोधन से क्या किया गया, इसके तहत एक जो पहले होता था क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं थी, तो इसके तहत होता था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई साइज नहीं था, तो जितना एमपी हैं एमएलए हैं सब बहुत सारे संख्या में जंबो साइज काउंसिल मिनिस्टर बन जाता था। इसके तहत एक फिक्स कर दिया गया कि इसका जो होगा लोग 15% का स्ट्रेंथ कितना होगा, 15% लोकसभा का होगा या फिर विधानसभा का 15%, अधिकतम 15% हो सकता है या अधिकतम 12, संख्या में देखा जाए तो 12 और प्रतिशत में देखा तो अधिकतम 15, जो भी इसमें कम हो। तो ये व्यवस्था कर दी गई है कि मंत्रिपरिषद जो है वह वर्चुअली 15% के हिसाब से होना चाहिए। ये व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक चीज और भी किया गया है कि यदि कोई संसद सदस्य का निर्योग्यता के आधार पर, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, मतलब दल बदल के आधार पर निर्योग ठहराया जाता है, तो मंत्री परिषद का भी उसका जो दावेदारी वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये 91 संविधान संशोधन 2003 में किया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री का नियुक्ति के बारे में, तो प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। यूजुअली राष्ट्रपति किन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। तो जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, और प्रधानमंत्री के अनुशंसा पर वह दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करता है। वे मंत्री जो होते हैं राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पर बने रहते हैं, अर्थात जब तक मतलब वो मंत्री चाहेंगे तब तक, राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक वे पद पर बने, ऐसे कहने का मतलब है। लेकिन व्यवहार में वह प्रधानमंत्री के पश्चात जब तक प्रधानमंत्री चाहेंगे तब तक पद पर बने रह सकते हैं। प्रधानमंत्री चाहे तो उन्हें इस्तीफा देने के लिए कह सकता है, या फिर प्रधानमंत्री को उसे हटाने का भी, राष्ट्रपति को उन्हें हटाने का अनुशंसा कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन नाम के तौर पर राष्ट्रपति कहा जाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो है प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, प्रधानमंत्री द्वारा अन्य विभागों का, मतलब जितने भी मंत्री का विभाजन किया जाता है, समझ रहे हैं। और जो मंत्री होते हैं वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पर बने रहते हैं, समझ रहे हैं। लोकसभा जो जो मंत्री परिषद हुआ और लोकसभा के प्रति क्या होता है, सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होता है। मेरे बात समझ के नहीं समझ रहे। और एक में जो व्यक्ति यदि कोई संसद सदस्य ना हो तो मंत्री पद पर बनाया गया है तो अधिकतम कितने दिन तक रह सकता है, तो अधिकतम 6 माह तक रह सकता है। 6 माह के अंदर उसको क्या होता है, ये शपथ दिलाना सदस्यता ग्रहण करना आवश्यक होता है, समझ रहे हैं। तो जिससे राष्ट्रपति उनको पद और गोपनीयता का शपथ दिलाता। कल आपको मैंने बताया था ना कि अनुसूचित 3 में विभिन्न पदों के शपथ का प्रावधान है, तो यह शपथ सबका अलग अलग होता है। जिस पद की जैसी मर्यादा होती है, जिस जो भूमिका और कार्य की अपेक्षा की जाती है, उनका शपथ का स्वरूप भी वैसा ही होता है। कोई संविधान की रक्षा का शपथ लेता है तो कोई पद और गोपनीयता का शपथ लेता है, समझ रहे। राष्ट्रपति संविधान की रक्षा का शपथ लेता है, मंत्रिपरिषद जो है वह पद और गोपनीयता का शपथ लेता है। तो ये बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो अनुच्छेद 74 से 78 तक आपको व्यापक तौर पर याद रखना चाहिए, समझ रहे हैं। ऐसे यहाँ पर जैसे अपॉइंटमेंट तो अभी तुरंत डिस्कस किया, राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंटमेंट होता है। बहुत कौन दिलाता है, राष्ट्रपति उन्हें पद और दिलाता है। इनका कार्यकाल फिक्स नहीं है, ये लोकसभा में बहुमत पर निर्भर करता है। जितना लोकसभा
में अगर जब तक लोकसभा बहुमत रहेगा तब तक ये पद पर बने रहेंगे। यूजुअली 5 साल माना जाता है, लेकिन ये सब कुछ फिक्स नहीं है, पहले भी हो सकता है। और सैलरी क्या होता है, संसद द्वारा निर्धारित क्या है इनका सैलरी। और इनका सैलरी जो होता है ना, वो वर्चुअली और कुछ भत्ता इन्हें प्राप्त होता है, समझ लो, संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो दिस इज द बेसिक पॉइंट। क्लियर है? तो आप देखते हो कि भारतीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के संदर्भ में बहुत ज्यादा तवज्जो दिया गया है। इसका कारण क्या है कि भारत में जो शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। इंग्लैंड में भी ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली है, और उसी से प्रेरित होकर भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली अपनाया गया है कि नहीं। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट जो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि भारत में जो प्रधानमंत्री को, मतलब ब्रिटिश प्रधानमंत्री के संदर्भ में, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के संदर्भ में और विभिन्न विचारकों द्वारा महिमा मंडन किया गया, पीएम का महिमा मंडन किया गया, जो भारतीय प्रधानमंत्री पर भी लागू। आप देखिए ना, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। इंटरेस्ट, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री भी खुदा ना खास्ते इंडिया भारतीय मूल के है कि नहीं। और ये जो है भारत में तो खैर है ही। आप देखिए ब्रिटेन का प्रधानमंत्री और भारत का प्रधानमंत्री, जो वैसे टेक्निकली वैसे हमेशा तो यही माना जाता है ब्रिटिश प्रधानमंत्री बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आज का तारीख में बहुमत की स्थिति और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के दृष्टि से देखा जाए, शायद भारतीय प्रधानमंत्री ब्रिटिश प्रधानमंत्री पर भी हावी हो गया है। समझ सकते, दिस द बेसिक पॉइंट जिसको आपको समझ सकते हैं आज के तारीख में जो पॉलिटी का स्वरूप है। समझ रहे, जो बात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के लिए हम लोग कहते हैं वो भारतीय प्रधानमंत्री पर भी क्या होगा, लागू होगा। दिस इज द बेसिक पॉइंट जो है। समझ रहे, जैसे आपका देखते हैं, जैसे लॉर्ड मॉर्ली ने कहा है कि प्रधानमंत्री क्या होता है, समानता के बीच प्रधानता से अधिक होता है। प्रधानमंत्री क्या हुआ, लॉर्ड मॉर्ली क्या कहते हैं, लॉर्ड मॉर्ले कहते हैं, मॉर्ले। प्रधानमंत्री क्या होता है, प्रधानमंत्री जो हुआ आपका MORELY, मॉर्ले, मतलब प्रधानमंत्री जो होता है, मंत्रिपरिषद समानता के बीच प्रधानता से अधिक महत्वपूर्ण, समानता के बीच प्रधानता से अधिक महत्वपूर्ण, मतलब प्रधान से भी अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे उसी प्रकार आप देखते हैं, मतलब क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं कि ग्रीव्स का बड़ा स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। सरकार जो है वह क्या देश का स्वामी कौन होता है, ग्रीव्स का स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्रीव्स का स्टेटमेंट क्या कहता है कि सरकार का, देश का स्वामी कौन होता है, देश का स्वामी सरकार हुआ, देश का स्वामी सरकार, और सरकार का स्वामी कौन हुआ, प्रधानमंत्री हुआ। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब मास्टर ऑफ गवर्नमेंट इज, कंट्री इज गवर्नमेंट एंड मास्टर ऑफ गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर। से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, जो बहुत देखने लायक है। फिर मुनरो कहते हैं कि वह जहाज में कप्तान की भांति है। तो जैसे ये जो कहा गया है, जहाज, जहाज रूपी कप्तान का समान होता है, कप्तान के समान होता है। हमारे क्या समझते हैं, इससे बहुत सारे, मतलब आप देखते हैं अंबेडकर महोदय का स्टेटमेंट बड़ा सही होता है। अंबेडकर कहते हैं कि वर्चुअली अगर किसी भी पद का भारत का अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ तुलना की जा सकती है तो वो कौन होगा, तो वह है आपका प्रधानमंत्री है, ना कि राष्ट्रपति है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी भी पद का हमारे भारत में जैसे हुआ राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, या फिर सर्वोच्च न्याय का न्यायालय का न्यायाधीश, किसी का भी हम अगर अमेरिकी राष्ट्रपति से तुलना करेंगे तो कौन होंगे, वो भारत के प्रधानमंत्री होंगे। अम्बेडकर का स्टेटमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब अम्बेडकर का, मतलब अमेरिका
इंडियन पीएम जो है वह किसके सदृश है? इंडियन पीएम जो है वह किसके सदृश है? अमेर यूके यूएसए प्रेसिडेंट के। समझ रहे हैं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, और जैसे आप देखते हो ये जो कहते हैं एक स्टेटमेंट और ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपको, मतलब कह सकते हैं जेनिंग्स का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनिंग्स क्या बोलता है? जेनिंग्स बोलता है कि प्रधानमंत्री क्या है? सौर मंडल में सूर्य के समान है। सूर्य के समान है, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? और संविधान की तरफ जाने वाला सभी मार्ग किधर से जाता है? संविधान की ओर सभी मार्ग किधर हो? सभी मार्ग प्रधानमंत्री की ओर से जाता है, पीएम की ओर से। तो बहुत सारे स्टेटमेंट है जो गुजरता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारतीय प्रधानमंत्री ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समान या उसके सदृश बहुत पावरफुल है संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में। यही कारण होता है कि संसदीय शासन प्रणाली को हम मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली और कभी कभी क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री शासन प्रणाली भी कहते हैं। सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर है? अरे अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रधानमंत्री का वर्चुअली क्या है, कार्यकाल, ये कार्य क्या है, भूमिका क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग जरा सा यहाँ पर मैंने, क्योंकि इनकी भूमिका बहुत ही व्यापक है, बहुत ही विस्तृत है, तो इसलिए मैंने इनकी भूमिका को एक एक मतलब परिप्रेक्ष्य में डिवाइड कर रखा कि इस तरह से हम इनके भूमिका को हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए ना, अभी जो अभी आपके साथ जो डिस्कस कर रहे थे मैं, ये जो डिस्कस कर रहे थे, ये आर्टिकल अभी थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 74 में डिस्कस किया गया है। 75 में फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। 39 91 संविधान संशोधन में जो है लोकसभा का कुल सदस्यों का अधिकतम 15%। फिर ये जो है 77 में काम कैसे होगा सरकार का उसके बारे में है। 78 में जो है वह जो है आपका प्रधानमंत्री का कर्तव्य है राष्ट्रपति के प्रति। और 88 में क्या है कि संसदन के संदर्भ में मंत्री का जो अधिकार है उसके बारे में है कि मंत्री होता किसी भी सदन में जा सकता है, आधिकारिक वक्तव्य दे सकता है, कोई जरूरी नहीं कि वह लोकसभा का है तो लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में नहीं जाएगा, और किसी भी संदर्भ में जाकर अपना पक्ष रख सकता है, अपनी बात रख सकता है, मतलब जो उसको कर्तव्य निर्वहन कर सकता है। तो आर्टिकल 88 है जो इसको यहाँ पर गौरतलब है। अब इसके अलावा इधर देखिएगा, जो मैं अभी आपको बतला रहा था अम्बेडकर के बारे में, जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले बतला रहा था मैं कि जो विभिन्न विचारकों ने भारतीय प्रधानमंत्री के ब्रिटिश प्रधानमंत्री के संदर्भ में बोला है, और वो भारतीय प्रधानमंत्री के संदर्भ में बहुत हद तक लागू होता है। शिवानी अभी नजर आ रहा है सब चीज? यस सर, दिख रहा है सर। हाँ, तो वही मैं बोल रहा था कि जैसे अम्बेडकर ने क्या कहा, अम्बेडकर ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री भारत में किसी भी पद का यदि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ तुलना हो सकती तो वह प्रधानमंत्री है। फिर जेनिंग्स ने क्या कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य के भांति है जो धुरी है, और संविधान की तरफ जितने भी मार्ग जाते हैं सब प्रधानमंत्री की ओर से गुजरते हैं। फिर मुनरो ने क्या कहा
मुनरो ने कहा कि वह जहाज रूपी राज्य का कप्तान होता है। रैमसे म्योर ने क्या कहा, वह नौका जो होता है ना, उसका वो संचालक होता है, स्टीयरमैन होता है। फिर लॉर्ड मॉर्ले ने क्या कहा कि वह मेहराब का, मंत्रिमंडलीय मेहराब का आधारशिला है। समझ रहे, मतलब कह सकते हैं समानता के बीच प्रधान होता है। और ग्रीव्स क्या बोलता है कि सरकार देश का प्रधान सरकार है और सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री। तो ये मैंने भी आपको बतलाया था, ठीक है। ये आर्टिकल भी थोड़ा पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी जरा देख रहे हैं प्रधानमंत्री का वर्चुअली मतलब काम क्या है। वैसे प्रधानमंत्री का अगर संविधान में देखिएगा तो काम कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया, क्योंकि माना जाता है कि जो भी राष्ट्रपति का काम है वह वर्चुअली प्रधानमंत्री के द्वारा ही संपन्न होता है कि नहीं। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग अभी देखते हैं कि वर्चुअली जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हुआ आपका, तो हम लोग बांट कर अध्ययन कर सकते हैं। जैसे आप देखिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के संदर्भ में प्रधानमंत्री का क्या काम है, अधिकार है, समझ रहे हैं। फिर आप देखिए राष्ट्रपति के संदर्भ में प्रधानमंत्री का क्या है, फिर संसद के संदर्भ में क्या है, समझ रहे हैं, प्रधानमंत्री का अधिकार और कार्य। फिर विकास के संदर्भ में प्रधानमंत्री का कार्य क्या है, फिर देश का वित्तीय प्रणाली के संदर्भ में प्रधानमंत्री का अधिकार और कार्य क्या है, कार्मिक प्रबंध के संदर्भ में प्रधानमंत्री का अधिकार और कार्य क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट के संदर्भ में प्रधानमंत्री का अधिकार और कार्य क्या है, फॉरेन रिलेशन के संदर्भ में, समझ रहे हैं, विदेशी संबंध, कूटनीतिक संबंध के परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री का अधिकार और कार्य क्या है। जनरली तीन तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इसी तरह से हम लोग डिस्कस, लेकिन तीन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन तीन हो गया, पहला मंत्रिपरिषद के संदर्भ में, दूसरा जो हुआ संसद के संदर्भ में, और तीसरा राष्ट्रपति के संदर्भ में। जैसे आप देखते हो मंत्रिपरिषद के संदर्भ में ही देखा जाए तो इसका क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब कह सकते हो निर्माता, पालन करता और संहार करता है, समझ रहे कि नहीं। प्रधानमंत्री क्या है इसका, एक मंत्रिपरिषद का निर्माता है। प्रधानमंत्री के नियुक्ति के साथ क्या होता है, मंत्रिपरिषद का गठन आरंभ होता है कि नहीं होता है। और प्रधानमंत्री उनका बीच कार्य का विभाजन करता है, उनके कार्यों का समन्वय करता है वगैरह, उसका अध्यक्षता करता है वगैरह वगैरह, पालन करता है। और प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिया तो मंत्रिपरिषद क्या होगा, अपने आप समाप्त हो गया। तो पालन का हरता है, पालन करता हो गया, निर्माता, पालन करता और संहार करता है। सो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पालन करता है, पालन करता है, ठीक है, और संहार करता है, तीनों, ठीक है। अब ये देखते हैं नेक्स्ट जो है वह है राष्ट्रपति के संदर्भ में, तो संहार करता है। ये देखें ये बहुत दिक्कत चल रहा है, नेट बहुत धीमा धीमा चल रहा है, इसी कारण ऐसा हो रहा है। और दूसरा देखिए राष्ट्र, इसका क्या होता है, मुख्य सलाहकार है, मुख्य सलाहकार हुआ, मुख्य परामर्शदाता हुआ, मुख्य सहयोगी हुआ, सहयोगी बोलिए और सलाहकार बोलिए, क्योंकि सहयोगी और सलाहकार, समझ रहे हैं। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। मतलब और राष्ट्रपति को समझ रहे हैं क्या करता है, प्रशासन और विधायी संबंधी जानकारी देता है। मतलब राष्ट्रपति यदि मांग करे तो वह अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा क्या करता है, वह जो होता है मतलब दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को परामर्श देता है। वह मतलब किसी मंत्री से असहज होने पर राष्ट्रपति को उसे हटा देने का अनुशंसा कर सकता है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। वह मंत्रिपरिषद को भंग करने के लिए कह सकता है, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद भंग करने के लिए कह सकता है। ये ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसके संदर्भ में, राष्ट्रपति के संदर्भ में। तो राष्ट्रपति के संदर्भ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है किसका, समझ रहे हैं, प्रधानमंत्री का। वह उसका मुख्य सलाहकार है,
मुख्य सहयोगी है, परामर्शदाता है, समझ रहे हैं। जैसे संसदीय लोकतंत्र में मैंने आपको बताया था कि डिजियोर और डिफैक्टो, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रधान है, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान। अब वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो इस संदर्भ में वह प्रधान राष्ट्रपति को सलाह देता है, समझ रहे हैं, परामर्श देता है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। और फिर जो है मतलब लोकसभा मंत्रिपरिषद भंग करने का अनुशंसा भी कर सकता है। जितने भी संवैधानिक पद पर नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सब में प्रधानमंत्री उसको परामर्श देता है, समझ रहे। दिस द बेसिक पॉइंट। अब संसद के संदर्भ में वह लोकसभा का में बहुमत दल का नेता होता है। वह मतलब यह सुनिश्चित करता है कि संसद की कार्यवाही बेहतर ढंग से संपन्न हो। वैसे तो यह काम लोकसभा स्पीकर का है। इसके अलावा और क्या होता है, वह सरकार के नीतियों का संसद के सदन में फ्लोर पे मतलब क्या करता है, घोषणा करता है, संसद के कार्यवाही में हिस्सा लेता है, समझ रहे हैं। इसके अलावा वो क्या करता है, इसके अलावा वर्चुअली लोकसभा को भंग करने का अनुशंसा कर सकता है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वह राष्ट्रपति को लोकसभा का सत्र का आह्वान करने और अवसान करने का अनुशंसा करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे विकास के संदर्भ में देखा जाए तो विकास प्रशासन, जैसे नीति आयोग, पहले योजना आयोग होता था, तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, एनडीसी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री। तो इस पूरे विकास का, चूंकि भारत विकासशील देश है, तो इस हिसाब से क्या होता है, मतलब यहाँ कर सकते हो, ये कर सकते हैं, जिस भागों में भारत विकासशील देश है और भारत का प्रशासन विकास प्रशासन है और उसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। तो ग्रामीण विकास, नगरीय विकास, जनजातीय विकास, जितने भी महिला विकास, बाल विकास, सभी का सूत्रधार प्रधानमंत्री होते हैं और वो बड़ा विकास का नेतृत्व संभालते हैं, समझ। तो इस हिसाब से वह विकास के कार्यक्रम बनाते हैं, विकास के योजनाएं बनाते हैं, समझ रहे हैं, विकास के रणनीति बनाते हैं, वगैरह वगैरह। वित्तीय प्रणाली, वैसे वित्तीय प्रणाली में डायरेक्ट भूमिका तो नहीं है, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री सत्ता का केंद्र बिंदु है, उस हिसाब से वित्त प्रशासन पर भी उनका अच्छा पकड़ रहता है। जो बजट वित्त मंत्री बनाते हैं वो प्रधानमंत्री के देखरेख में बनाते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री देश के वित्तीय व्यवस्था सुचारू बना रहे, इसकी व्यवस्था करते हैं, समझ रहे हैं। वह जो है, समझ रहे हैं, आपका मतलब जो आकस्मिक निधि होता है उससे धन की व्यवस्था कर सकते हैं। यदि संसद सत्र में ना हो और खर्च अनिवार्य प्रकृति का आन पड़ा हो तो, समझ रहे हैं, देश की राजकोषीय व्यवस्था दुरुस्त रहे, इस संदर्भ में वह काम करते हैं। तो आज के तारीख में वित्त प्रशासन के संदर्भ में भी प्रधानमंत्री का भूमिका बढ़ रहा है। कार्मिक प्रबंध में, क्योंकि देश में कार्मिक मंत्रालय बड़ा इंपॉर्टेंट मंत्रालय होता है जो 1985 में बना है, इसका प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रहता है। ये ऑल इंडिया सर्विस, खासतौर पर आईएएस इसी के अंडर में काम करता है, जो देश का कार्मिक प्रबंधन का मतलब कार्मिक मंत्रालय देश का कार्मिक प्रबंधन करता है। तो लोक सेवकों का राजनीतिक नेतृत्व करने का काम है प्रधानमंत्री का। इसके अलावा वह राजनेता और मंत्री और लोक सेवक के बीच सुरक्षा कवच की भूमिका निभाते हैं, लोक सेवकों को मनोबल को ऊंचा बनाए रखने का प्रयास करते हैं, समझ रहे, और उनका राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करते हैं। आपदा प्रबंधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी भूमिका प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण इस मायने में हो जाता है, क्योंकि जब राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है, उसका अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के, समझ रहे। इसके अलावा वह जब देश में आपात रहता है, संकट की घड़ी में, वह आपदा प्रबंधक की भूमिका निभाते हैं, देश के अंदर और बाहर स्रोतों से सहायता की गुहार लगाते हैं, जो रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है उसका नेतृत्व करते हैं,
हमारे लोगों के साथ सुख दुख में खड़े रहते हैं वगैरह वगैरह। नेक्स्ट जो है आपका जनता वित्त कूटनीतिक मामले में, ऐसे तो ये प्रधानमंत्री डायरेक्टली तो नहीं रहते लेकिन इनडायरेक्टली महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जितने संधि समझौता होते हैं सब में उनका प्रभाव रहता है। हमारे देश के बाहर विभिन्न मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे एफडीआई या फिर निवेश प्रौद्योगिकी वगैरह देश को प्राप्त हुई व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। विगत वर्षों में कूटनीतिक जो अधिकार है दायरा बहुत बढ़ गया है और प्रधानमंत्री से काफी अपेक्षा किया जाता है इस विषय में। एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं, जनता के संदर्भ में भी ले सकते हैं कि जनता के संदर्भ में जनता का लोकप्रिय नेता होते हैं प्रधानमंत्री। इन रिलेशन टू नेट बोला धीमा धीमा टू पीपुल पब्लिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जनता के संदर्भ में उनकी भूमिका क्या, और जनता का लोकप्रिय नेता समझ रहे हैं। जनता का जो सुख दुख में खड़े रहते हैं, समझ उनका शिकायतों का निपटारा करते हैं, समझ रहे हैं, और जनता के प्रतिनिधियों से मिलते हैं। तो इस हिसाब से जनता के संदर्भ में भी उनकी भूमिका बहुत व्यापक हो जाता है। मतलब आप देख लो प्रधानमंत्री का, मतलब अगर आप देखा जाए तो बहुत व्यापक भूमिका है, समझ रहे हैं। नेट जो है ना बहुत ही मजा चल रहा है। आप इसको चाहो तो किसी डायग्राम के माध्यम से दर्शा सकते हो कि प्रधानमंत्री का कितना व्यापक भूमिका इस संदर्भ में है कि नहीं। बहुत ही नौ 9th फोल्ड हो गया प्रधानमंत्री का। मतलब भारतीय प्रशासन में अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई पद है, बताए इन जनरल हम लोग बोलते हैं भारत में तीन ही पद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएम सीएम और डीएम। पीएम हो गया प्रधानमंत्री, सीएम हो गया आपका राज्य के मुख्यमंत्री, और डीएम हो गया आपका, इसको इस तरह से समझ रहे हैं? उसको हम 9 वर्गों में बांट करके इसका व्याख्या कर सकते हैं। बड़ा हिंट है, इसके 9 भाग में बांट लीजिए। समझ रहे हैं? आप देखिएगा प्रधानमंत्री का एक हो गया, दो हो गया, एक दो तीन चार पाँच, इस तरह से 9 भागों में बांट कर हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो भारतीय संदर्भ में प्रधानमंत्री की भूमिका निश्चित रूप से बहुत व्यापक हो जाता है। और वर्तमान में ऐसे ऐसे शासन में स्वरूप डिफिकल्टी बढ़ते जा रहा है, वैसे चुनौती बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे ये और महत्वपूर्ण होते जा रहा है। अब हम लोग जरा देखते हैं प्रधानमंत्री का संदर्भ पद के संबंध में कुछ समझ रहे इश्यूज है। कौंसिल ऑफ मिनिस्टर का तो दूसरा चीज हो गया टॉपिक। मतलब वर्तमान में एक बार यूपीएससी में बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था कि प्रधानमंत्री को लोकसभा के प्रति न केवल जवाबदेह होना चाहिए बल्कि जवाबदेह दिखना भी चाहिए। ये क्वेश्चन आया था इनके संदर्भ में, क्या कहते हैं आपका, मनमोहन सिंह के संदर्भ में। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री तो थे लेकिन वो उनका वास्तविक नेतृत्व जो था वो सोनिया गांधी के हाथ में था। तो उस परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन आया था कि ऐसे तो लगते तो है कि प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह है लेकिन वास्तव में है नहीं। तो उसी को देखते हुए ये क्वेश्चन बनाया था। आपको मैं पहले बता कि भारत में यूपीएससी जो क्वेश्चन बनाती है वह समाज को रिफ्लेक्ट करता है, समाज में चल रही घटनाओं को
दर्शाते हुए आता है। जैसे भी देखिए, मैं आपको देखता हूँ इस टॉपिक पर कोई क्वेश्चन होगा तभी मैं प्रधानमंत्री के संदर्भ में तो मैं भी आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। इधर प्रधानमंत्री पर भी लगता है कि कोई क्वेश्चन नहीं आया है। जैसे ये देखिए, जो सबसे हाल में क्वेश्चन है 2006 का है। देखिए, यही क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री को भारतीय संसद के प्रति न केवल जवाबदेह होना चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए। 2006 का क्वेश्चन है। उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे होंगे, उसी संदर्भ में क्वेश्चन बनाया गया है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? एक बार, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये जो है। Despite all the power that he has, Indian Prime Minister cannot become a dictator। है कि नहीं? ये क्वेश्चन आया था 2003 में कि चाहे जितने भी अधिकार हो लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री निरंकुश नहीं हो सकता। इसका कारण क्या है? इसका बहुत सारा कारण है। इसका पहला कारण तो है चलिए संसदीय लोकतंत्र, जैसे मंत्रिपरिषद के प्रति जवाबदेह होता है। फिर राष्ट्रपति उससे रिपोर्ट मांग सकता है। फिर तीसरा जो है, न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार मिला हुआ है संविधान की रक्षा करने और सरकार पर नकेल रखने का। जनता को अधिकार दिया गया है कि वह चुनाव में वोट देकर चोट कर सकते हैं सरकार को। इस हिसाब से भारत का प्रधानमंत्री अधिकार बहुत है, लेकिन इसके बावजूद वो डिक्टेटर नहीं हो सकता है। इंदिरा गांधी कोशिश की थी डिक्टेटर बनने का, राष्ट्रीय आपात जबरदस्ती लगा दी थी, समझ रहे हैं, विधि सम्मत दबाव बनाकर, लेकिन वहां कहाँ चला। वर्तमान में प्रधानमंत्री की स्थिति बहुत मजबूत है, लेकिन इसके बावजूद इनको डिक्टेटर नहीं, कोई भी डिक्टेटर नहीं बन सकता भारत में, क्योंकि यहाँ चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग है, इस चांस नहीं है कि कोई डिक्टेटर बने। एक बार और है कि भारतीय प्रधानमंत्री, मतलब एक क्वेश्चन आया था, स्टैंड्स आउट ऑफ द मोस्ट पावरफुल अथॉरिटी इवन टुडे। आज भी अगर देखा जाए, जो मतलब लोकतंत्र का स्वरूप है उससे परिप्रेक्ष्य में भारत का प्रधानमंत्री का स्वरूप बहुत इंपॉर्टेंट है और बढ़ता ही जा रहा है। समझ रहे हैं? एक्चुअली एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन मन में कहीं स्टेटमेंट में पढ़ा था कि भारत का प्रधानमंत्री के पद के साथ इतनी संभावनाएं जुड़ी हुई है कि इस पद पर बैठा व्यक्ति जैसा चाहे इसको आकार प्रदान कर सकता है, प्रोवाइडेड दूसरे घटक उसको वैसा अलाउ करते हो। जैसे कौन कौन सा चीज जो होता है प्रधानमंत्री के, जैसे होता है ना, जैसे बहुमत की स्थिति, अगर प्रधानमंत्री का जैसे लोकसभा में बहुमत स्ट्रांग है तो उसका उसका मंत्रिपरिषद के साथ सहयोगी दल के नेता के साथ कैसे संबंध है उस पर भी निर्भर करता है। राष्ट्रपति के साथ उसके संबंध कैसे हैं, फिर उसका प्रशासनिक कौशल कैसा है, फिर जनता में उसकी छवि कैसी है, और आज के तारीख में तो कूटनीतिक छवि भी, विदेशों में उनका छवि कैसे है, तो ये सब भी सब मिलकर वर्चुअली प्रधानमंत्री का पद का प्रभाव को निर्धारित करता है। और इस पद के साथ निश्चित रूप से इतना ज्यादा प्रभाव है, इतना ज्यादा संभावनाएं जुड़ी है कि इस पद पर बैठा व्यक्ति जैसा चाहे इसको आकार प्रदान कर सकता है। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट। क्लियर है? तो इसी संदर्भ में हम लोग आज टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग प्रधानमंत्री टॉपिक डिस्कस किया, अगले क्लास में फिर देखेंगे कोई दूसरा टॉपिक टेकअप करेंगे। समझ रहे हैं? तो आज यहीं पर हम लोग क्लास को कंक्लूड करते हैं अगले क्लास के लिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नो सर। सर आप जो ये मतलब इसमें नोट्स, मतलब जो भी आप नोट्स दे रहे हैं उसको कॉपी में लिख ले रहे हैं, और फिर लक्ष्मीकांत में भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा है तो उसको उसी नोट्स में ऐड कर लेंगे, बिकॉज लक्ष्मीकांत बार बार पढ़ा नहीं होता है। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है कोई नहीं। सर। ओके, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए और उसके परिप्रेक्ष्य में देखिए, तब ज्यादा अच्छा आसान होगा आपको उसके हिसाब से ठीक है समझना, सर। आंसर लिखना। मेंस में ना नॉलेज तो है ही, लेकिन उसको कैसे प्रेजेंट करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है देन, ठीक है, तो क्वेश्चंस का लेकर आइएगा, देखते हैं कुछ, है ना? ओके, ऑल द बेस्ट। ठीक। ओके सर, थैंक्स। ठीक।